दोस्तों, मैं त्रिशा सिंह आप सभी का क्लब आईएएस असेसमेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग संस्कृति आईएएस के टेस्ट नंबर 5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोग टेस्ट नंबर इसी टेस्ट पेपर के 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज हम लोग इस सेशन में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस यानी कि 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये जो टेस्ट पेपर है, इस टेस्ट पेपर में सभी क्वेश्चंस एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के हैं, कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर के भी हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पीडीएफ का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मेंशन कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, 51 से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ओके, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ओके, और आंसर करने की कोशिश करिए, खुद के ऊपर दबाव बनाइए कि आप आंसर करें। ओके, बस वीडियो मत देखिएगा, आंसर करने की कोशिश भी करिएगा। ओके, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम एनवायरनमेंट की बुक पढ़ें तो आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली आपको किस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करना है, इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, मॉक टेस्ट जो है आपको सही डायरेक्शन देगा पढ़ने का कि कहाँ पे आपको फोकस ज़्यादा करना है, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। चलिए, आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और आंसर करने की कोशिश करिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से त्रिग्रही संकट के अंतर्गत सम्मिलित है? तो बताएं, त्रिग्रही संकट के अंतर्गत कौन कौन से इसमें शामिल होंगे? तो दोस्तों, इसमें शामिल होगा त्रिग्रही संकट में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता में कमी और बढ़ता प्रदूषण। ठीक है, यानी पहला, तीसरा और पांचवा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में सेरे निम्नलिखित में से क्या है? गेस करें इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, हमने आपको लास्ट सेशन में बायोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ाया था, आपको याद होगा। अगर जिनको नहीं याद होगा तो या तो वो बुक पढ़ लें या तो फिर हमारी लास्ट सेशन वाली वीडियो देख लें। ठीक है, उसमें हम कई सारे क्वेश्चंस बायोलॉजिकल सक्सेशन से थे, इसमें भी हैं। इसमें भी अभी मतलब कि 51 से लेकर के 100 तक के बीच में जो है 2-3 क्वेश्चन और हैं बायोलॉजिकल सक्सेशन से। इससे समझ में आता है कि बायोलॉजिकल सक्सेशन टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में सेरे क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र के विकास के अनुक्रमों की संक्रमणकालीन जो अवस्था होती है वो आपका सेरे कहलाता है। यानी कि कोई नग्न चट्टान वाला इलाका है, पूरा क्षेत्र है और उसमें छोटे छोटे, पहले वो क्षेत्र ऐसा था कि एक भी पेड़ पौधे नहीं थे, कोई जीव जंतु नहीं था, वो बस खाली मैदान था, पूरा नग्न चट्टान था, पूरा चट्टानी इलाका था। मान लीजिए कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो जो भी लावा थी वो धरती पे आकर के ठंडी हुई, तो उसमें इस पहले से कोई जीव जंतु उसमें मौजूद नहीं है, नहीं पेड़ पौधे हैं। तो एक वक्त के बाद धीरे धीरे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव का विकास हुआ, छोटे छोटे पौधे विकसित हुए, फिर यही आगे चल करके थोड़े बड़े पौधे हुए, फिर यही जो पूरा नग्न इलाका था एक वक्त के बाद घने जंगल में तब्दील हो जाता है। तो ये जो पूरा संक्रमणकालीन अवस्था होता है यही आपका सेरे कहलाता है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल सक्सेशन में जो आपका संक्रमणकालीन पूरी अवस्था होती है, इसके विकास की पूरी जो क्रम होती है आपका सेरे कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, चलिए अगला देखिए, वैश्विक पर्यावरण सुविधा निम्नलिखित में से कौन से वैश्विक पर्यावरण सुविधा निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय अभिसमयों हेतु वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है? ठीक है, तो बताना है कि कौन कौन से उसमें से सही है। तो बताएं, वैश्विक पर्यावरण सुविधा निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय अभिसमयों हेतु वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है? तो कौन कौन सा वित्तीय तंत्र के रूप में काम करेगा अभिसमय, बताएं। तो आपका आएगा मीना माता अभिसमय और स्टॉकहोम अभिसमय। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1 और 4। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अन्वेषक प्रजाति को सर्वाधिक सटीक रूप से परिभाषित करता है? तो ये भी जो क्वेश्चन है आपका, ये भी बायोलॉजिकल सक्सेशन से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये मूल अन्वेषक प्रजाति क्या होते हैं?
तो दोस्तों वह प्रजाति जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण हेतु खाली एवं नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं, यानी कि हमने आपको बताया कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो लावा आकर के धरती पर चारों जगह फैल गई, ठीक है। एक वक्त के बाद ये ठंडा होने के बाद चट्टान जैसी उसकी पूरी परत बन गई, यानी कि एक नए भूक्षेत्र का निर्माण हुआ पृथ्वी पर। तो इसमें कोई पेड़ पौधे नहीं थे। जब इसी पूरे खाली स्थान को वे पेड़ पौधे, वे जीव जंतु जो आकर के अपना पहला अस्तित्व स्थापित करते हैं, उन्हीं को मूल अन्वेषक प्रजाति कहते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वह प्रजाति जो पारिस्थितिक अनुक्रमण हेतु खाली एवं नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है। ये भी बायोलॉजिकल सक्सेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, चलिए अगला देखिए। हाल ही में समाचारों में रहे नेग्लेरिया फाउलरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये नेग्लेरिया फाउलरी के संदर्भ में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका राइट आंसर क्या होगा, आप बताएं। तो दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। यह एक प्रकार का अमीबा संक्रमण है जो मानव मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। आपने कभी न्यूज़ में सुना होगा कि मान लो कोई भी लड़का है या लड़की तालाब में नहा रही थी या नहा रहा था, तो क्या हुआ कि उसके अंदर उसके नाक से होते हुए एक ऐसा मतलब अमीबा जो है उसके नाक से होते हुए उसके मस्तिष्क में गया और उसके पूरे दिमाग को खा गया, पूरे मस्तिष्क को खा गया। ये ब्रेन ईटिंग अमीबा होता है एक तरह का। ये जो है ना, अब जब आप गंदे जल में या नदियों में गंदे पानी में नहाते हो, खास करके जब तापमान थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है, जलीय सतह का तापमान अगर ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको ये जो नेग्लेरिया फाउलरी का चांसेस ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके नाक से होते हुए आपके दिमाग तक जाएगा, फिर धीरे धीरे पूरा अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करेगा, आपके पूरे ब्रेन को खा जाएगा वो। एक वक्त बाद फिर इंसान की डेथ हो जाती है। तो यही है आपका नेग्लेरिया फाउलरी, ठीक है। जो ब्रेन टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, उसको खा के खत्म कर देता है। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भौम जल में मिले प्रदूषक सरलता से तनुकृत नहीं होते हैं। कथन दूसरा, भौम जल की रंध्रीय शैलों के माध्यम से अत्यधिक तीव्र गति होती है। कथन तीसरा, भौम जल का वायु से सीधा संपर्क नहीं होता है। अब बताएं कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो दोस्तों भौम जल में मिले प्रदूषक सरलता से तनुकृत हो जाते हैं, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा जो बोला है कि भौम जल रंध्रीय शैलों के माध्यम से अत्यधिक तीव्र गति होती है, तो तीव्र नहीं बल्कि मंद गति होती है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा सही है कि भौम जल का जो है वायु से सीधा संपर्क नहीं होता है। बिल्कुल, भौम जल जो धरातल के अंदर के जो जल होते हैं, क्या इनका वायु से सीधा संपर्क होता है? क्या नहीं होता है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा गलत था, पहला सही था। तो अब आंसर हम लोग देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है। कौन सा सही था? कथन 2 और 3 में से केवल तीसरा सही था, दूसरा वाला गलत था, ठीक है। तो इसमें से आपका इतना स्टेटमेंट सही है। फिर वह कथन 1 की व्याख्या करता है, तो बिल्कुल भौम जल का जो वायु से सीधा संपर्क नहीं होता है और वो भौम जल में मिले प्रदूषक सरलता से तनुकृत नहीं होते हैं, इस वजह से। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायो बैंक को सर्वाधिक सटीक रूप से परिभाषित करता है? बायो बैंक, जैसे बैंक होता है नॉर्मली, हम लोग फ्यूचर मतलब अपना कम से कम बैकअप के लिए कि कभी ज़रूरत हो गया पैसे की, तो हम बैंक से अपना पैसा निकाल लेंगे, जमा करते हैं लोग, है ना, बैकअप के लिए कि कभी मुसीबत आ गया तो हम लोग पैसे निकाल लेंगे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इसी तरीके से एक बायोलॉजिकल सैंपल्स को इकट्ठा किया जा रहा है, उनके जीन को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि इन फ्यूचर आनुवंशिक विविधता को संरक्षित किया जा सके, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भविष्य में अनुसंधान हेतु आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए संरक्षित करने के लिए पूर्तिकर संसाधनों के रूप में जैविक नमूनों को संग्रहित करने की तकनीक है बायो बैंक, ठीक है। इस बायो बैंक में क्या किया जाएगा? बायोलॉजिकल सैंपल्स को इकट्ठा किया जाएगा ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी इन फ्यूचर बना रहे, ठीक है।
चलिए आंसर है आपका ऑप्शन ए। अगला देखिए, प्रजातियों की पारस्परिक क्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। पारस्परिक क्रिया दिया है और उदाहरण दिया हुआ है। सहभोजिता, सहोपकारिता, स्पर्धा, परभक्षण। बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सहभोजिता की बात करें तो सहभोजिता में एक जीव लाभ की स्थिति में रहता है, दूसरे को ना तो लाभ होती है ना हानि। जैसे कि शार्क मछली है, समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए जाती है, तो ऐसे में जो रिमोरा मछली होती है ये शार्क मछली के ऊपर ऐसे बैठी होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे जहां जहां ये जाता है तो रास्ते में जो भी इनका भोजन पानी रास्ते में ही इनके ऊपर ही हो जाता है बैठे बैठे, मतलब इनको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, इनको तैरना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपका हो गया सहभोजिता। अब दूसरा देखिए, सहोपकारिता, दोनों में ही लाभ की स्थिति, दोनों मतलब दोनों को ही लाभ होती है। कवक और साइनोबैक्टीरिया इसका उदाहरण है, ठीक है। तीसरा देखिए स्पर्धा, अगर स्पर्धा होगी तो ऑब्वियसली दोनों को हानि होगी, ठीक है, बिल्ली और सांप के बीच जैसा कि होता है, ठीक है। परभक्षण, परभक्षण जैसे शेर है हिरण को खा रहा है, तो शेर तो लाभ की स्थिति में लेकिन हिरण को हानि हो रही है। तो आपका चारों ही उदाहरण सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। औषधीय पौधों के संरक्षण क्षेत्र, ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने क्षेत्र जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किए जा सकते हैं। तो बताएं इन चारों में से कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनको जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया जा सकता है। तो ऐसे क्षेत्र औषधीय पौधों के संरक्षण क्षेत्र हों, प्रवासी प्रजातियों को आवास प्रदान करने वाले क्षेत्र, वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा संरक्षित क्षेत्र और पवित्र उपवन, इन चारों को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला देखिए, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन दिया हुआ है, इसके अंतर्गत पादप एवं वन्यजीव प्रजातियों के अवैध व्यापार का आकलन किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, इस रिपोर्ट के अनुसार हाथी और मगरमच्छ सबसे अधिक प्रभावित पशु प्रजातियां हैं। तीसरा, यह रिपोर्ट प्रत्येक 4 वर्ष में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा जारी की जाती है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, ओके। इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 अभी हाल ही में जारी की गई। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से इसमें पादप और वन्यजीव प्रजातियों के अवैध व्यापार का आकलन किया जाता है, ठीक है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा जो दिया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार हाथी और मगरमच्छ सबसे अधिक प्रभावित पशु प्रजातियां हैं, तो सबसे अधिक प्रभावित पशु प्रजातियां आपका राइनो आएगा, ठीक है। इस रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया कि सबसे प्रभावित प्रजाति कौन कौन सी है, तो राइनो, पेंगोलिन, हाथी, ठीक है। अगर हम वृक्ष की बात करें तो वृक्ष में आपका देवदार और सेपिनडेल्स एक पौधा होता है, वो ये दोनों जो है देवदार और सेपिनडेल्स दोनों प्रभावित हैं इस समय, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला सही था दूसरा गलत हो गया, क्योंकि मगरमच्छ सबसे अधिक प्रभावित पशु प्रजाति नहीं है, हाथी है, पेंगोलिन है, राइनो है, ठीक है। और वृक्षों में जैसे कि हमने बताया देवदार और सेपिनडेल्स, ध्यान रखिएगा। और तीसरा स्टेटमेंट दिया है कि इस रिपोर्ट को प्रत्येक 4 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है या जारी किया जाता है। तो बिल्कुल आपका इतना तो स्टेटमेंट सही है कि इस रिपोर्ट को प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी किया जाता है, लेकिन इसे किसके द्वारा जारी की जाती है, इसे IUCN द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा नहीं, बल्कि इसे संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एंड अपराध कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, शॉर्ट में UN लिख दे रही हूँ, उसके बाद फिर पूरा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, ठीक है, प्रत्येक 4 वर्ष पर। चलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है, पहला सही है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी।
अगला देखिए, मानव निर्मित आर्द्रभूमियां जो अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के रूप में कार्य करती है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जल की गुणवत्ता में सुधार करती है। दूसरा, इनमें जल उपचार हेतु विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, इन्हें रामसर स्थलों के रूप में नामित नहीं किया जा सकता। तो बताएं उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। ठीक है, मानव निर्मित आर्द्रभूमि के संदर्भ में पूछा है। आपको पता होगा दोस्तों, चाहे मानव निर्मित आर्द्रभूमि हो या प्राकृतिक रूप से निर्मित आर्द्रभूमि हो, ये जो आर्द्रभूमियां होती हैं जल की गुणवत्ता में सुधार करने का काम करती हैं। ठीक है, वैसे तो जैव विविधता की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, सभी जीव प्रजातियों के लिए एक आवास स्थल का काम करती हैं। इसके साथ हमारे एनवायरमेंट को काफ़ी स्वच्छ रखती हैं। ठीक है, हमारे पारिस्थितिक तंत्र को मेंटेन रखती हैं और जल की गुणवत्ता में सुधार करती है। तो आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है कि ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जल की गुणवत्ता में सुधार करती है और इसमें जल उपचार हेतु विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही, पहला दूसरा सही है। तीसरा दिया है कि इसे रामसर स्थलों के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है, तो किया जा सकता है नामित। ठीक है, तो आपका तीसरा गलत हो गया, इसमें दिया नहीं किया जा सकता है। तो कितने स्टेटमेंट आपके सही हैं? तो 2 सही हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, पादप प्लैंकटन और जंतु प्लैंकटन में सहभोजी संबंध पाया जाता है। दूसरा, नेक्टन समुदाय के जीवों में समुद्री धाराओं के विपरीत तैरने की क्षमता पाई जाती है। तीसरा, बेंथस समुदाय के अधिकतर जीव अकशेरुकी होते हैं। बताएं कि कितने कथन सही हैं। तो दोस्तों, फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स के बीच सहभोजी संबंध नहीं बल्कि सहजीवी संबंध होता है। ठीक है, सहजीवी संबंध होता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा दिया है, नेक्टन समुदाय के जीवों में समुद्री धाराओं के विपरीत तैरने की क्षमता पाई जाती है। तो बिल्कुल आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। जो नेक्टन समुदाय के जीव होते हैं ये आपको समुद्र के मध्यम गहराई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये जीव जो है काफी ये तैरने में सक्षम होते हैं। ठीक है, और जो एकदम गहराई में समुद्र की निचली गहराई में पाए जाते हैं, निचली सतह में, उनको बेंथस समुदाय के जीव कहते हैं। और ये जो बेंथस समुदाय के जीव होते हैं अधिकतर आपको देखने मिलेगा कि ये अकशेरुकी होते हैं। ठीक है, तो आपका तीसरा भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा। ठीक है, पूछा है कितने कथन सही हैं, तो केवल 2 सही हैं, दूसरा और तीसरा। ओके, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किसी प्रजाति को अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत शामिल करने के मानदंड है? यानी कि किसी प्रजाति को अगर IUCN की रेड लिस्ट के क्रिटिकल एंडेंजर्ड श्रेणी के अंतर्गत शामिल करना है तो इसके लिए क्या क्या मानदंड होने चाहिए? ठीक है, तो पहला कि पिछले 10 वर्षों में उस प्रजाति की जनसंख्या में 90% की कमी हुई हो। ठीक है, तो पहला मानदंड आपका सही है। दूसरा है कि इसमें दिया है कि 100 से कम वयस्क जनसंख्या शेष हो, यानी कि 100 से कम नहीं, उस प्रजाति की 50 से कम वयस्क जनसंख्या शेष बची हो, यानी कि वयस्क जनसंख्या कितनी बची हो? 50 से कम। ओके, 100 से कम नहीं, 50 से कम। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा है आगामी 10 वर्षों में प्रजाति के 50% विलुप्ति की आशंका हो। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है कि उस प्रजाति यानी जिसको क्रिटिकल एंडेंजर्ड श्रेणी में रखना है तो उस प्रजाति को आगामी यानी आने वाले 10 वर्षों में उसके 50% विलुप्त होने की आशंका हो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। ओके, भारत में वन्यजीव संरक्षण विधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत में वन्यजीव संरक्षण विधियों के संबंध में पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, किसी संरक्षित वन्यजीव के मानव जीवन हेतु खतरा बन जाने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से उसका शिकार किया जा सकता है। दूसरा, आत्मरक्षा में मारा गया वन्य प्राणी सरकारी संपत्ति होता है। तीसरा, वैज्ञानिक अनुसंधान और शैक्षणिक उद्देश्यों हेतु किसी जीव का शिकार बिना किसी अनुमति के किया जा सकता है। ओके, अब ऑप्शन देखिए आप लोग। पूछा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग करने की कोशिश करें।
ठीक है, तो दोस्तों किसी संरक्षित वन्यजीव के मानव जीवन हेतु, अगर मान लीजिए कोई ऐसा जीव है जिसे संरक्षण प्रदान है, ठीक है, अब वो पागल हो गया है, जैसे मान लीजिए हाथी है, वो पागल हो गया और लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत परेशान कर रहा है, ठीक है, उसको हानि पहुंचा रहा है या हमला कर रहा है लोगों के ऊपर, तो ऐसे में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से उसका शिकार किया जा सकता है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। और अगर आत्मरक्षा में मान लीजिए कि कोई जीव है आप पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, तेंदुआ है आपके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है, अगर आप उसे आत्मरक्षा में मारते हैं तो वो जो वन्य प्राणी होगा वो सरकारी संपत्ति होगा, ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है वैज्ञानिक अनुसंधान और शैक्षणिक उद्देश्य हेतु किसी जीव का शिकार बिना किसी अनुमति, गलत है ये स्टेटमेंट। किसी भी जीव का, यानी कि खास करके ऐसे जीव जो किसी भी जीव का बिना अनुमति के शिकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है, चाहे फिर उसका वैज्ञानिक अनुसंधान या फिर शैक्षणिक उद्देश्य से क्यों न किया जा रहा हो, ठीक है, अगर आपको अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है उस पर, ठीक है, और खास करके आप उसको शैक्षणिक उद्देश्य से उसका शिकार करना चाहते हैं तो भी आपको अनुमति लेना पड़ेगा उसके शिकार के लिए, ठीक है, बिना अनुमति के आप उसका शिकार नहीं कर सकते हैं। तो आपका तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 9 डैश लाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये चीन के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के लगभग 80% भाग को कवर करती है। दूसरा, यह यूरेशियन प्लेट और नाजका प्लेट के सीमांत क्षेत्र से होकर गुजरती है। तीसरा, इसके मध्य अवस्थित द्वीप समूहों को लेकर चीन का आसियान देशों से सैन्य टकराव भी हो चुका है। तो दोस्तों 9 डैश लाइन जो है आपका दक्षिण चीन सागर में स्थित है, ठीक है, इसमें पहला स्टेटमेंट जो दे रहा है कि चीन के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के लगभग 80% भाग को कवर करता है, तो नहीं करता है, आपका पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा दिया है कि यूरेशियन प्लेट और नाजका प्लेट के सीमांत क्षेत्र से होकर गुजरता है, तो यह यूरेशियन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट के क्षेत्र से होकर गुजरता है, नाजका प्लेट से नहीं, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तीसरा आपका सही है कि इसके मध्य अवस्थित द्वीप समूहों, यानी कि 9 डैश लाइन जो कि दक्षिण चीन सागर में स्थित है, इसके आसपास के द्वीप समूहों को समूह के जितने भी देश हैं उनका चीन के साथ इस क्षेत्र को लेकर के विवाद चल रहा है, काफी कई बार टकराव भी हो चुका है, ठीक है, तो आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है कि इसके मध्य अवस्थित द्वीप समूहों को लेकर चीन का आसियान देशों से सैन्य टकराव भी हो चुका है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत सरकार द्वारा समुद्री कछुओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी से सी टर्टल प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था? सी टर्टल प्रोजेक्ट किसकी साझेदारी से आरंभ किया गया था? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की साझेदारी से, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की साझेदारी से सी टर्टल प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आरंभ किए गए स्टार लेवल कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो दोस्तों स्टार लेवल कार्यक्रम के कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो एक बार स्टेटमेंट पढ़िए। सेवा स्तर को कम किए बिना उपकरणों की अंतिम उपयोग ऊर्जा खपत को कम करना। दूसरा, उपकरण खरीदते समय किफायती और ऊर्जा प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए जानकारी के आधार पर निर्णय लेने के संबंध में उपभोक्ताओं को जागरूक करना। तीसरा, ऊर्जा दक्ष उपकरणों की बिक्री के माध्यम से सालाना होने वाली ऊर्जा बचत की निगरानी और सत्यापन करना। तो बताएं स्टार लेवल कार्यक्रम ऊर्जा जो कि जिसको ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आरंभ किया गया है, तो इसका क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है ऊर्जा खपत को कम करना, ऐसे टूल्स, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाना जो कम से कम ऊर्जा उपभोग करे, ठीक है, लेकिन उसकी सेवा यानी कि जो उसकी क्वालिटी है उसकी क्वालिटी को कम किए बगैर, यानी कि जो सेवा स्तर है उसको कम किए बिना उपकरणों की अंतिम उपयोग ऊर्जा खपत को कम करना है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा भी सही है कि जो भी उपभोक्ता है अपना जा रहा है अपना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को खरीद रहा है, तो ऐसे में वो किफ़ायती और ऊर्जा प्रदर्शन का ध्यान में रखते हुए, यानी कि वो प्रोडक्ट को लेते समय ध्यान दे कि इसकी ऊर्जा दक्षता कितनी है, इसके संबंध में लोगों को जानकारी
लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, तो दूसरा भी सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि इसके माध्यम से निगरानी की जाएगी कि कितनी ऊर्जा बचत हो रही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन दिया है कि ग्राम पंचायतें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहरी निकाय को समान उत्तरदायी हैं। दूसरा, सार्वजनिक निकायों के आयोजनकर्ता इस अवसरों से जनित प्लास्टिक के प्रबंधन से मुक्त हैं। तीसरा, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में कोल तार के साथ प्लास्टिक मिश्रण करना अनिवार्य है। तो बताएं कौन से कथन सही होंगे। तो दोस्तों, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट जो दिया है आपका सही है कि जैसे कि शहरों में आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। अब धीरे धीरे ये प्रचलन गाँव में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने मिलेगा कि हर काम के लिए प्लास्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं। ऐसे में शहर तो प्रदूषित हो ही रहा है, गाँव भी हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रबंधित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि प्लास्टिक अपशिष्ट को कम से कम किया जा सके। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, ग्राम पंचायतें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहरी निकाय को समान उत्तरदायी है। बिल्कुल, जिस हिसाब से जिस तरह शहरी निकाय प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, उसी तरह से ग्राम पंचायतें भी प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। इनको जो है प्रबंधन के लिए भी सेम समान उत्तरदायित्व प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया है, सार्वजनिक जो भी सार्वजनिक आयोजन करता है, यानी कि कोई मान लो किसी घर शादी हो रही है, ठीक है, कोई भंडारा करा रहा है, कोई कोई भी प्रोग्राम करा रहा है, ठीक है, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम करा रहा है, तो जो आयोजन करता होंगे, जैसे शादी ब्याह होता है तो देखते हैं प्लास्टिक्स या फिर कितने सारे गंदगी हो जाती है, खास करके प्लास्टिक्स ज़्यादा मतलब प्लास्टिक का प्रयोग ज़्यादा होता है तो गंदगी भी बहुत ज़्यादा होती है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे में जो ये सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन करता है उनके ऊपर जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप अगर गंदगी फैला रहे हैं तो सफाई भी आप ही करेंगे। ठीक है, इस पूरे प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन भी आप ही करेंगे। तो आपका इसमें दिया है स्टेटमेंट कि इन अवसरों से जनित प्लास्टिक के प्रबंधन से मुक्त है, तो मुक्त नहीं है। ठीक है, तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा आपका सही है कि राजमार्गों यानी कि सड़कों के बनाने के लिए कोल तार के साथ साथ जो ये प्लास्टिक्स होते हैं, प्लास्टिक अपशिष्ट कोल तार के मिश्रण में ही कोल तार के साथ मिला करके रोड को बनाया जाएगा, सड़क को। ठीक है, और ये अनिवार्य है। तो पहला और तीसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से कारक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता हेतु उत्तरदायी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने आपको ज्योग्राफी में भी कराया था और इसके फर्स्ट वाले टेस्ट पेपर में, मतलब कि इसके पहले वाले सेशन में भी हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, आपको याद होगा। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता हेतु उत्तरदायी कौन कौन से कारक होंगे। कम मौसमी परिवर्तन देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको, अधिक सौर ऊर्जा उपलब्धता देखने को मिलेगी, जाति उद्भवन हेतु अधिक समय उपलब्ध मिलेगा। ठीक है, तो आपका तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला देखिए, हाल ही में पब्लिक स्टॉक होल्डिंग की वास्तव में और समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है। ये पब्लिक स्टॉक होल्डिंग किससे संबंधित है इन चारों में से। तो दोस्तों, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद से संबंधित है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, सरीसृपों को ब्रूमेशन यानी निष्क्रियता की आवश्यकता होती है। दूसरा, सरीसृप शरीर के ताप नियंत्रण के लिए सूर्य तप पर आश्रित होते हैं। तो बताना है कि कौन सा कथन आंसर आपका सही है। ठीक है, गेस करें। तो दोस्तों अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। सरीसृप जो होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, और इस वजह से सरीसृपों को ब्रूमेशन की आवश्यकता होती है, यानी कि निष्क्रियता की आवश्यकता होती है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि सरीसृप जो होते हैं अपने शरीर के ताप के नियंत्रण के लिए सूर्य तप पर आश्रित होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। उपरोक्त में से कितने मिशन जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना से संबंधित है? जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत चारों में से कौन कौन से आएंगे? राष्ट्रीय कार्य योजना को 2008 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब इन चारों में कौन कौन से आएंगे? तो आपका आएगा राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। ठीक है, 3। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 8 राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन के लिए लाए गए थे 2008 में। 8 में से ये 3 है। ठीक है, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितनी ओलिगोट्रॉपिक झीलों की विशेषता है? ठीक है, झील देखिए पोषक तत्वों के आधार पर झील 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका ओलिगोट्रॉपिक, दूसरा होता है आपका मेसोट्रॉपिक और तीसरा होता है आपका यूट्रॉपिक। ठीक है, तो जिस झील के जल में आप देखेंगे कि गंदगी बहुत कम है, स्वच्छ है वो जल, पारदर्शिता बहुत अच्छी है, यानी कि कोई झील है। ठीक है, अब इस झील में जल में गंदगी बहुत कम है और सूर्य की किरणें काफ़ी आसानी से गहराई तक पहुंच जा रही हैं, यानी कि पारदर्शिता भी बहुत अच्छी है और स्वच्छ है। तो ऐसे में यहाँ पे पोषक तत्व लेकिन बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आपके ओलिगोट्रॉपिक झील होते हैं, क्योंकि ये स्वच्छ होते हैं, इसका पानी स्वच्छ होता है, पारदर्शी होता है, लेकिन पोषक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पे अधिक जैविक ऑक्सीजन की मांग होगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ ज़्यादा होगी। अगर झील का जो जल है वो स्वच्छ है, पारदर्शिता भी काफ़ी अच्छी है और पोषक तत्व तो यहाँ पे कम है। ठीक है, पोषक तत्व अगर कम है तो क्या यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अधिक होगी? नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर पोषक तत्व किसी भी झील में, तालाब में पोषक तत्व कम है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर छोटे छोटे जीव और वनस्पति कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पे जिस तालाब में गंदगी ज़्यादा होती है, पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे खरपतवार, छोटे छोटे पौधे, जलीय पौधे जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, और जलीय पौधे ज़्यादा होंगे तो इसमें जल में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रयोग भी ज़्यादा करेंगे वो छोटे छोटे पौधे और मछलियाँ वगैरह। तो ऐसे में ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर जल स्वच्छ है पोषक तत्व कम है, तो ऐसे में जलीय पादप वगैरह बहुत कम होंगे। ठीक है, झील में, और छोटे छोटे जीव भी अपेक्षाकृत कम होंगे। तो ऐसे में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगी, अधिक नहीं होगी। तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरा दिया घरेलू उपयोग हेतु उपयुक्त जल, बिल्कुल ये स्वच्छ होता है तो इसका प्रयोग आप घरेलू कार्य के लिए कर सकते हैं, घरेलू उपयोग के लिए। तो आपका दूसरा सही है। तीसरा है कि निम्न जलीय पादप उत्पादन, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे पोषक तत्व कम होता है तो जलीय पादप का उत्पादन भी कम देखने को मिलेगा। अगर पोषक तत्व ज़्यादा होंगे, ठीक है, पारदर्शिता, अगर पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं किसी भी जलीय पारितंत्र में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि पारदर्शिता उस जल की बहुत कम होती है, गंदगी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निम्न जलीय पादप उत्पादन देखने को मिलेगा, दूसरा सही है। और सामान्यतः ये गहरी होती है, तो दूसरा, तीसरा और चौथा नहीं, सामान्यतः ये गहरी नहीं होती हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, नहीं, गहरी होती हैं, सामान्यतः ये गहरी होती हैं, क्योंकि गंदगी कम होगी तो इसका तल गहरा होगा। अगर गंदगी ज़्यादा होगी तो गंदगी बैठेगी तो गहराई कम हो जाएगी ना। तो आपका 3 स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3। ठीक है, अब आंसर क्लियर समझ में आएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला सही नहीं है। ओके, और जो मेसोट्रॉपिक होता है, ओलिगोट्रॉपिक होता है। मेसो में क्या होता है कि गंदगी थोड़ी, ओलिगोट्रॉपिक समझे, ओलिगोट्रॉपिक स्वच्छ जल होता है इसमें। ठीक है, और यूट्रॉपिक क्या होता है? यूट्रॉपिक में गंदगी ज़्यादा होती है, पोषक तत्व तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पोषक तत्व ज़्यादा होने की वजह से इसमें पारदर्शिता बहुत कम होती है और स्वच्छ भी बहुत कम होती है, गंदगी ज़्यादा होती है। और ऐसे में पोषक तत्व ज़्यादा होने की वजह से छोटे छोटे वनस्पति ज़्यादा होंगे जलीय जीव में, इसमें यानी कि यूट्रॉपिक में, इस झील में पोषक तत्व ज़्यादा होने की वजह से जलीय जीव ज़्यादा होंगे, जलीय पादप ज़्यादा होंगे तो भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी ज़्यादा होगी। और मेसोट्रॉपिक इन दोनों के बीच का कैटेगरी होता है वो। ठीक है,
चलिए, निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश में जैव विविधता ह्रास के मानव जनित कारण हैं? तो जैव विविधता ह्रास के मानव जनित कारण कौन कौन से हो सकते हैं? आवासों का विनाश, संसाधनों का अतिदोहन, वैश्विक तापन, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। बताएं। तो दोस्तों ये चारों ही होंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बहुत सिंपल से क्वेश्चन, इस टेस्ट पेपर में सभी क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो ईजिली हम लोग इसको करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, पहला वाला टेस्ट, इसका जो पहला पार्ट ए था उसमें क्वेश्चन स्टार्टिंग के बहुत ही मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, ईजिली आप समझ सकते हो कॉन्सेप्ट बेस से। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही सॉइल नेलिंग और हाइड्रोसीडिंग विधि का संबंध का संबंध किससे है? तो दोस्तों सॉइल नेलिंग और हाइड्रोसीडिंग, जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि किसी खेत में बहुत गहराई में, किसी खेत नहीं कोई भी जगह पे धरातल में बहुत गहरा गड्ढा कर दें। ठीक है, बहुत गहरा और बहुत चौड़ा, तो ऐसे में ये जो मिट्टी की दीवारें होती हैं ये क्या करने लगती है? ढहने लगती हैं ना, नीचे की तरफ गिरने लगती हैं। तो इसको बचाने के लिए ऐसे लोहे की रॉड या स्टील की रॉड लगा दी जाती है चारों तरफ। ये सॉइल नेलिंग कहलाता है। और इसी जगह पे अगर मान लो इसी तरह के मिट्टी को मृदा अपरदन कम हो, मिट्टी का बहाव कम हो, तो इसके लिए हाइड्रोसीडिंग विधि प्रयोग किया जाता है। किसी भी पौधे की बीज को छिड़का जाता है ताकि वो अपना विस्तार कर सके और जड़ों को, अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी को पकड़ सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तब? आपका मृदा सुदृढ़ीकरण, यानी कि हाइड्रोसीडिंग और सॉइल नीडिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मृदा सुदृढ़ीकरण के लिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, प्रमुख वायु प्रदूषक स्रोत और प्रभाव दिया हुआ है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रमुख स्रोत जीवाश्म ईंधन का दहन से जो है सल्फर डाइऑक्साइड भारी मात्रा में निकलता है और इसकी वजह से आम्ल वर्षा होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। फ्लाई ऐश की वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, हमें फेफड़े संबंधित बीमारी होती है हमें। थर्मल पावर स्टेशन से निकलता है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये जल तंत्र के शैवालों की वृद्धि का कारण नहीं बनता है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इलेक्ट्रॉनिक, इसमें दिया है कि अविकसित पत्तियों का गिरना। अविकसित पत्ती गिरती किससे, किसकी वजह से? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के कारण पौधों में जो पत्तियां विकसित नहीं हुई होती हैं वो भी गिरने लगती हैं। ठीक है, तो आपका आंसर तीसरा गलत हो जाएगा। और चौथा बचा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आप देखेंगे फ्रिज से जितने भी प्रशीतक चीज़ें होती हैं उनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का स्राव होता है। ऐसे में इसकी वजह से ओजोन ह्रास होने की संभावना होती है। तो आपका चौथा सही है। तो पहला और चौथा यानी कि केवल 2 सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रजातियों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में कितनी प्रजातियां रात्रिचर हैं? तो ग्रे स्लैंडर लॉरिस, बिंटूरोंग और लंगूर, गोल्डन लंगूर, इन तीनों में से पता है कौन कौन से रात्रिचर हैं? तो दोस्तों 2 जो है इनमें से, ग्रे सिलेंडर लॉरिस और बिंटूरोंग, ये दोनों जो है रात्रिचर जीव हैं। गोल्डन लंगूर नहीं है। ठीक है, गोल्डन लंगूर कभी कभी जुबान स्लिप करती है। ठीक है, ये रात्रिचर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा केवल 2, ये दोनों हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। कथन दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की स्थापना 3 मार्च 1977 को हुई थी। तो दोस्तों विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की स्थापना 3 मार्च 1977 नहीं, 3 मार्च 1977 को नहीं बल्कि 3 मार्च 1948 को हुई थी। तो दूसरा गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है कथन और दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से किसी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने हेतु उपयुक्त मानदंड है? किसी क्षेत्र को अगर जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करना है तो इसके लिए कौन कौन से मानदंड होने चाहिए? ठीक है, पहला दिया है संवहनीय पौधों की 1500 से अधिक स्थानिक प्रजातियां विद्यमान हो। दूसरा है मौलिक आवासों का लगभग 90% भाग नष्ट हो गया हो।
तीसरा, लगभग 1/4 स्थानीय प्रजातियां IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हो। चौथा, यूनेस्को द्वारा घोषित कम से कम एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल स्थित हो। तो बताएं कि आपका कौन कौन सा कथन सही है। ओके, तो दोस्तों अगर किसी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करना है, ठीक है, तो इसके लिए, और हाँ, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? क्वेश्चन बहुत पूछता है ये PCS में और RO में। तो नॉर्मन मायर ने किया था। आज पता नहीं ये पेंसिल सही से चल नहीं रहा है, एक मिनट। नॉर्मन मायर, मैं यहाँ लिख देती हूँ। इन्होंने ही सबसे पहले जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो दोस्तों किसी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए वहाँ बस सामान्य पौधों की 1500 से अधिक स्थानीय प्रजातियां विद्यमान हो, तो आपका पहला सही है। और मौलिक आवासों का लगभग 90% नहीं बल्कि 75% भाग नष्ट हो गया हो। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा और चौथा ये जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, इस तरह का कोई मानदंड नहीं है कि उसका IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हो 1/4 स्थानीय प्रजातियां, तो ये नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा केवल 1। ओके, अगला देखिए, कृत्रिम रसायन कैल्शियम कार्बाइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह फलों की श्वसन दर को बढ़ाकर पकने में मदद करता है। दूसरा, इसमें उपस्थित कार्सिनोजेनिक शरीर में कैंसर पैदा करता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो बताएं कि कौन सा कथन कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड की बात करें तो कैल्शियम कार्बाइड को आप लोग जानते होंगे कि फलों को पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये फलों की श्वसन दर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फल जो है जल्दी पक जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग फ्रिज में सब्जी रखते हैं, फल रखते हैं, क्यों रखते हैं? तो उसकी श्वसन दर जो है कम हो जाती है, जिससे कि वो सब्जी जल्दी खराब नहीं होती। और यहाँ पे क्या है, फलों में श्वसन दर जल्दी बढ़ जाता है, बढ़ेगा तो पकेगा, और पकेगा फिर बहुत जल्दी वो सड़ भी जाएगा, है ना। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। और इसमें ना कार्सिनोजेनिक नामक तत्व पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है, इसकी वजह से कैंसर पैदा होता है, तो दूसरा भी सही है। और FSSAI ने इसको, मतलब भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने इसके उपयोग पर प्रतिबंध भी लगाया है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। इसकी जगह पे कैल्शियम कार्बाइड की जगह पे भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने सुझाव दिया है कि इसकी जगह पे एथिलीन गैस का प्रयोग करें। ठीक है, फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग करने का सुझाव दिया है। ठीक है, तो आंसर है आपका ऑप्शन डी। अब देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने जैव विविधता संरक्षण हेतु बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो दोस्तों देखिए, ऐसा बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं जिनको संरक्षण प्रदान करना है, तो या तो उनकी जगह पे जहाँ पे वो रह रहे हैं या उनको उन्हीं की जगह पे संरक्षण प्रदान किया जाए, या फिर उन जीवों को ले आकर के कहीं दूसरी जगह पर संरक्षण प्रदान किया जाए। तो जहाँ पे जो जीव जहाँ पे है वहीं पे उनको संरक्षण प्रदान करना आपका स्वस्थानीय कहलाता है। और उसी जीव को अगर किसी दूसरी जगह पे संरक्षण प्रदान करना है तो उस जीव को दूसरी जगह ले जाके अगर संरक्षण प्रदान करेंगे तो उसको बाह्य स्थानीय संरक्षण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए पूछा है बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत कौन कौन से आएगा। तो आपको बाह्य स्थानीय में आएगा चिड़ियाघर और वानस्पतिक उद्यान, जिसे बोटेनिकल गार्डन कहते हैं। ठीक है, पक्षी विहार जो है आपका ये स्वस्थानीय के अंतर्गत आता है, और राष्ट्रीय उद्यान भी आपका स्वस्थानीय के अंतर्गत आएगा। इसके साथ ही आपका जीव मंडल आगार ये भी आपका स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है, और वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्वस्थानीय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जीन बैंक हो गया, चिड़ियाघर हो गया, वानस्पतिक उद्यान, ये सभी बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। ओके, और इसका PDF कमेंट बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया जाएगा, आप वहां से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। लेड प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला दिया है कि पेयजल में इसकी 50 पार्ट्स पर बिलियन से अधिक सांद्रता प्रदूषण की श्रेणी में आती है। दूसरा, पेयजल में शीशे का अधिक
पायरिया का कारण बनता है। तीसरा, जल में अमोनियम एल्यूमिनियम सल्फेट के मिश्रण से शीशे के विषाक्त प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो बताएं कि उपरोक्त में से कौन कौन से कथन सही है। ठीक है, तो दोस्तों लेड प्रदूषण के संदर्भ में आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि इसकी पेयजल में अगर 50 पार्ट्स पर बिलियन से अधिक इसकी सांद्रता है तो ये प्रदूषण की श्रेणी में आएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा जो दिया है कि इसके कारण पायरिया होता है, अगर पेयजल में शीशे की मात्रा अधिक है और इसको हम सेवन करते हैं तो इसकी वजह से पायरिया होगा, तो नहीं, पायरिया किसके कारण होता है, जिंजीवाइटिस वायरस जीवाणु होता है। ठीक है, बैक्टीरिया होता है जिंजीवाइटिस। ठीक है, इसी जिंजीवाइटिस बैक्टीरिया के कारण पायरिया होता है, ना कि शीशे की अधिकता के कारण। तो आपका दूसरा गलत हो गया। तीसरा दिया है जल में अमोनियम एल्यूमिनियम सल्फेट के मिश्रण से शीशे की विषाक्त, नहीं, शीशे की विषाक्त प्रभाव को अमोनियम एल्यूमिनियम सल्फेट के मिश्रण से इसके विषाक्त को कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो तीसरा भी गलत है, तो आंसर हो जाएगा केवल एक। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पिछले कुछ वर्षों में डाइक्लोफेनेक दवा के कारण गिद्धों की संख्या में अत्यधिक कमी दर्ज की गई है। ठीक है, दूसरा है, डाइक्लोफेनेक दवा गिद्धों के श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बताएं कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों डाइक्लोफेनेक दवा जो है ये जानवरों को दिया जाता है दर्द निवारक, एक दर्द निवारक की तरह। ठीक है, डाइक्लोफेनेक। तो आपको पता होगा कि जो गिद्ध होते हैं वो मरे हुए जानवरों को खाते। ठीक है, तो ये जो दवा है उस जानवरों के अंदर चला जाता है। अब जब कोई गिद्ध उस जानवरों को खाता है, मरे हुए जानवर को, जिसके अंदर डाइक्लोफेनेक दवा के पार्ट्स मौजूद हैं, ठीक है, उसका अंश उसके अंदर है, तो वो गिद्ध अगर उसको खाता है तो ऐसे में उस गिद्ध की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसका किडनी फेल हो जाता है। श्वसन तंत्र को ये नहीं प्रभावित करता है, ठीक है, किडनी को प्रभावित करता है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है कि पिछले कुछ वर्षों में डाइक्लोफेनेक दवा के कारण गिद्धों की संख्या में अत्यधिक कमी दर्ज की गई है। ठीक है, श्वसन तंत्र नहीं बल्कि किडनी को प्रभावित करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कथन एक सही है किंतु दो सही नहीं है। अगला देखिए, प्रजाति संकट निवारण एवं पुनर्स्थापन मीट्रिक कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है। तो दोस्तों स्टार, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ से संबंधित है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला है, यूनिवर्सल बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में सभी वाणिज्यिक बैंक सार्वभौमिक बैंकिंग मॉडल का अनुसरण करते हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भुगतान बैंक भारत में यूनिवर्सल बैंकों की श्रेणी में आते हैं, तो नहीं आते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जिन बैंकों का मिनिमम नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए और ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 3% से कम या बराबर होता है, उन सभी को यूनिवर्सल बैंकों के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल रंग की पत्तियों वाले पौधों में हरे पौधों की तुलना में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। कथन दूसरा दिया है, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां येलो कलर की होती है, या फिर ऐसे कुछ बैंगनी कलर की होती हैं या रेड कलर की होती हैं। मैक्सिमम आपने हरे रंग की देखोगी, वो उसमें क्लोरोफिल की पर्याप्तता के आधार पे होती है। ठीक है, और वर्डक पाए जाते हैं अलग अलग कलर के, तो उसकी वजह से होती है। अब क्योंकि देखिए ग्रीन, अगर कोई पौधा है जिनकी पत्ती हरे रंग की है तो इसका मतलब है उसमें क्लोरोफिल ज़्यादा होगा। अगर क्लोरोफिल ज़्यादा पाया जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी ज़्यादा होगी, और लाल रंग की पत्तियों में क्लोरोफिल कम पाया जाता है। ठीक है, कम पाया जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण भी कम होगा। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि इसमें दिया है कि लाल रंग की पत्तियों वाले पौधों में हरे पौधों की तुलना में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। तो गलत हो गया, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है, न कि लाल रंग के पत्तियों में। ठीक है, अब देखिए, आपको पता होगा कि प्रकाश में 7 रंग उपस्थित होते हैं, विब क्यूर। ठीक है, अब देखिए
इसमें दिया है कि लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। तो बिल्कुल जो लाल रंग का प्रकाश होगा उसकी लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। तो आपका पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, पहला सही नहीं है, दूसरा सही है। अगला देखिए, उपरोक्त में से कितनी प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है, यानी मेच्योर पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहा है। ठीक है, मेच्योर इकोसिस्टम की बात कर रहा है। तो मेच्योर इकोसिस्टम की क्या विशेषताएं हैं इन चारों में? तो मेच्योर इकोसिस्टम में आप देखेंगे तो जटिल आहार श्रृंखला देखने को मिलेगी। जितना ज़्यादा मेच्योर होगा वहाँ पे आपको आहार श्रृंखला उतनी ही ज़्यादा जटिल देखने को मिलेगी। जीवधारियों का लंबा जीवन चक्र देखने को मिलेगा और इसके साथ ही अधिक सकल जैव पदार्थ भी देखने को मिलेगी, लेकिन इंट्रोपी कम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा केवल 3। पहला, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। तो टोटल 3 सही है। अगला देखिए, पारिस्थितिकी पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संख्या पिरामिड में जीवों की संख्या के साथ साथ उनके आकार को भी समान महत्व दिया जाता है। बायोमास पिरामिड सदैव, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, बायोमास पिरामिड सदैव आधार पर सर्वाधिक विस्तृत और शीर्ष पर नुकीला होता है। ठीक है, दूसरा तीसरा दिया है, विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता के अध्ययन हेतु ऊर्जा पिरामिड महत्वपूर्ण घटक है। चौथा, मृत जीवियों को पारिस्थितिक पिरामिड में कोई स्थान प्राप्त नहीं है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि बायोमास पिरामिड सदैव नहीं, समुद्र में बायोमास पिरामिड उल्टा बनता है, समुद्र में उल्टा बनता है और वन में स्थलीय पारितंत्र में सीधा बनता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरा गलत है। तो आप यहाँ पे आपका एलिमिनेट कर दीजिए पहला और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तो आंसर नहीं होगा, केवल ऑप्शन सी और डी में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, तो अब देखिए पहला स्टेटमेंट पर आइए। तो इसमें दिया है, संख्या पिरामिड में जीवों की संख्या के साथ साथ उनके आकार को भी समान महत्व दिया जाता है। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। ठीक है, तीसरा, विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता के अध्ययन हेतु पिरामिड महत्वपूर्ण घटक है। तो तीसरा और चौथा, यानी जो मृत जीवी हैं, मृत जीवियों को पारिस्थितिकी पिरामिड में कोई स्थान प्राप्त नहीं है, इनकी गणना नहीं की जाती है पारिस्थितिकी पिरामिड में मृत जीवियों की। तो तीसरा और चौथा सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने मानव में ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव हैं? ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या प्रभाव उत्पन्न हो सकता है? कार्यक्षमता में कमी, न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, पाचन तंत्र में अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, श्रवण क्षमता में कमी आ सकती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के एक प्रकार डीप बिलीफ नेटवर्क के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इमेज और स्पीच रिकॉग्निशन, धोखाधड़ी का पता लगाना, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, रोगों से जुड़े जीन की पहचान। तो दोस्तों, डीप बिलीफ नेटवर्क के अनुप्रयोग के संदर्भ में ये चारों ही सही हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया था। कथन दूसरा, भारत वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में हुए पर्यावरण से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में लिए गए विनिश्चयों का पक्षकार है। तीसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार समाहित है। तो दोस्तों, आपका तीनों ही स्टेटमेंट सही है। भारत सरकार द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में की गई थी और भारत जो है 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में लिए गए विनिश्चयों का पक्षकार है। और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी समाहित है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2 और 3 दोनों सही हैं और कथन एक की व्याख्या करता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कितने कार्यों हेतु राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है? कितने कार्यों के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा?
बौद्धिक संपदा अधिकारों के आवेदन के लिए, जैव विविधता संबंधी अनुसंधान के परिणामों का विदेशी व्यक्ति को अंतरण करने के लिए, विदेशी व्यक्ति द्वारा अनुसंधान उद्देश्य से जैव सामग्री प्राप्त करने के लिए। तो तीनों ही संदर्भ में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने किसी महासागर से पादप प्लवकों की समाप्ति के परिणाम है? अगर किसी महासागर में पादप प्लवक समाप्त हो जाए, यानी फाइटोप्लैंक्टन समाप्त हो जाए, तो इसका क्या असर होगा, इसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम होगा दोस्तों, सागरीय खाद्य श्रृंखला में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। महासागरों की वायुमंडल में कार्बन अवशोषण क्षमता में ह्रास होगा और वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। तो तीनों ही परिणाम होंगे, ठीक है। क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स को छोटे छोटे मछली खाते हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछली खाती हैं, तो कहीं ना कहीं इससे सागरीय खाद्य श्रृंखला में अव्यवस्था होगी। और क्योंकि अगर ये पादप प्लवक जो होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने का काम करते हैं। अगर ये खत्म हो गए तो कार्बन अवशोषण क्षमता में ह्रास होगा, ठीक है, और फिर ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काइटिन से भरपूर अपरद का अपघटन तीव्र गति से होता है। अनुकूलन जीवों को अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन के योग्य बनाता है। समरूपी प्राणियों के शरीर का तापमान परिवेशी तापमान से अप्रभावित रहता है। तो बताइए कि कौन से कथन उपरोक्त में से सही है? तो दोस्तों, काइटिन से भरपूर अपरद का अपघटन तीव्र नहीं बल्कि मंद गति से होता है। तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि अनुकूलन जो है जीवों को अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन के योग्य बनाते हैं। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, ठीक है, ऐसे क्षेत्र में कि हम लोग अपने भारत में हो रहे हैं मौसम परिवर्तन के अनुसार हम लोग खुद को ढाल लेते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसी जगह भेज दे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पे हमारी कार्य क्षमता प्रभावित होगी, हमारा अनुकूलन प्रभावित होगा, ठीक है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है, कि अनुकूलन क्या करता है, जीवों को अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन के योग्य बनाता है, ठीक है। तीसरा भी स्टेटमेंट सही है आपका कि समरूपी प्राणियों के शरीर का जो तापमान होता है वो अपने आसपास के तापमान से अप्रभावित रहता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा दूसरा और तीसरा, यानी कि कितने स्टेटमेंट सही हैं? टोटल 2। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नहीं, सॉरी, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक होगी। जो समरूपी प्राणियों के शरीर का तापमान होता है वो आसपास यानी परिवेशी तापमान से प्रभावित रहता है, न कि अप्रभावित, ठीक है, प्रभावित रहता है। यहाँ पे गलती हो गई। तो आपका तीसरा भी गलत है, तो केवल एक सही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा प्राप्त युवाओं के मध्य बेरोजगारी लगभग कितना 2 गुना बढ़ गई है, 2 गुना दर से बढ़ी है। और यह रिपोर्ट जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा भारत रोजगार रिपोर्ट जारी किया जाता है और इस रिपोर्ट से यह पता चला है कि जो शिक्षित युवा हैं उनमें बेरोजगारी लगभग 2 गुना दर से बढ़ी है। तो दूसरा स्टेटमेंट पहला सही है, दूसरा भी सही है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और आवधिक बल सर्वेक्षण के डेटास को प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने जैव भू रासायनिक चक्र के महत्व को रेखांकित करते हैं? तो दोस्तों, जैव भू रासायनिक चक्र के महत्व को रेखांकित करते हैं पदार्थ के प्रवाह का नियमन, जैविक और अजैविक तत्व के मध्य जुड़ाव, अनिवार्य पदार्थों का स्थानांतरण और पदार्थों का रूपांतरण। ये चारों ही जो है जैव भू रासायनिक चक्र के महत्व है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए। गहन पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ओके। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नीज नेज ने किया था सर्वप्रथम, और ये जो है इसकी अवधारणा है कि सभी प्रजातियों को बराबर महत्व दिया जाता है, ठीक है। ये प्राकृतिक केंद्रीय विचारधारा है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया कि मानव के हितों की रक्षा के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण पर बल देती है। तो दूसरा स्टेटमेंट नहीं सही है। तो आंसर हो जाएगा केवल एक।
अगला देखिए, पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी निकेत के जीव समुदाय की प्रजातियों की संख्या में वृद्धि होने पर उन प्रजातियों के निकेत की औसत चौड़ाई में वृद्धि होती है। तो किसी निकेत की जीव समुदाय की प्रजातियों की संख्या में अगर वृद्धि होती है तो ऐसे में उन प्रजातियों के निकेत की औसत चौड़ाई में वृद्धि नहीं बल्कि कमी आती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है, कम प्रभावशाली प्रजातियों की तुलना में अधिक प्रभावशाली प्रजातियों का पारिस्थितिक निकेत अधिक विस्तृत होता है। तो बिल्कुल आपका पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा है, निकेत की विविधता पारिस्थितिक तंत्र की विविधता हेतु उत्तरदायी है। तो जितना ज़्यादा निकेत में विविधता देखने को मिलेगा उतनी ही ज़्यादा आपको जैव विविधता में भी पारिस्थितिकी तंत्र में उतना ही आपको विविधता देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका 2 और 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, किसी निश्चित पोषण स्तर पर जीवों और मौलिक ऊर्जा स्रोत में बढ़ती दूरी के साथ जीवों की पूर्ण पोषण स्तर पर निर्भरता में वृद्धि होती है। तो निर्भरता में वृद्धि नहीं बल्कि कमी होती है। ठीक है, अगर पोषण स्तर में दूरी बढ़ती है तो ऐसे में निर्भरता में वृद्धि नहीं बल्कि कमी आएगी। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा दिया है, बढ़ते पोषण स्तरों के संदर्भ में बढ़ते पोषण स्तरों के साथ श्वसन द्वारा क्षय होने वाली ऊर्जा की मात्रा में कमी होती है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट, बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियों द्वारा सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता में वृद्धि होती है। तीसरा सही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था, उपरोक्त में से कितने किसी पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर पर ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में सही है। तो स्टेटमेंट समझ के पढ़ने से समझ में आ जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है सही है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा केवल एक, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट, हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्सिंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों, डॉक्सिंग जैसे कि आप क्या करते हो कि बहुत सारी मूवीज़ देखने के लिए कई सारे ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हो, खास करके ये टेरा बॉक्स और भी बहुत सारे। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप इस तरह के ऐप्स को इंस्टॉल करते हो या फिर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति आपके फ़ोन को हैक करके आपके सारे डेटास को चुरा लेता है और फिर उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है और आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये क्या है कि निजी जानकारी को डिजिटल रूप से सार्वजनिक करने की प्रक्रिया होती है कि आपके जितने भी पर्सनल डेटाज हैं या फिर अपनी पर्सनल फ़ोटोज़ हैं आपकी, वो सभी को हैक करके चुरा करके सोशल मीडिया पे अपलोड करे, सार्वजनिक कर दे उसे अवैध तरीके से। तो ये आपका डॉक्सिंग कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज का ये सेशन कैसा लगा, मैंने ज़्यादा समझाया नहीं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये डिमांड कर रहे थे कि मैम वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जल्दी आंसर बता दिया करिए। तो मैं इस बार इस वीडियो को अपने जितने भी मैंने आज तक क्लासेस ली हैं सबसे कम मतलब ज़्यादा अपना एफर्ट्स नहीं लगाया इसमें। नेक्स्ट टाइम अगर आप बोलोगे तो मैं पहले की तरह ही वीडियो बनाया करूँगी, एकदम एक एक क्वेश्चन को समझा करके। इस बार मैंने इस वीडियो को ऐसे ही सिर्फ आंसर बताते हुए मैं आगे आई हूँ। ज़्यादा मैंने डिटेल में कुछ भी नहीं बताया है। बस मैं इस बार चेक कर रही थी कि कैसा लगता है आप लोग को इस बार इस तरह की वीडियोज़ में। मैंने देखा इतनी मैं एफर्ट्स लगाती हूँ लेकिन बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बहुत टाइम ले रहे हैं, मैम बहुत टाइम ले रही हैं समझाने में। तो इस बार बताइए कि कैसा लगा आपको। ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आपको आपके हिसाब से वीडियो दूँ। ठीक है।